हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूपीएससी या फिर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए एनालिसिस रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स जिस भी एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंस होती है उसके लिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो आप जो है वो पूरी इन वीडियोस को जो है वो डेली बेसिस पर ज़रूर देखा करें अगर आपको करंट अफेयर्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कवर करना है, क्योंकि इसमें मैं एमसीक्यूज़ भी कवर करती हूँ, उसके साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आपका रहता है और मैं इसी के साथ में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस की एडिटोरियल के साथ में वो भी डेली बेसिस पर कवर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा कोट है कि योर गोल डोंट केयर हाउ यू फील। अब देखिए, कई बार हम ये जो है वो सोच लेते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या आज मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ, आज बहुत बारिश हो रही है तो नहीं उठते हैं। देखिए, आपके गोल्स को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, आपने सोचा है कि आपको यूपीएससी करना है और आपकी हिम्मत आपके बेड से उठने की नहीं हो रही है, तो सोचिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर वक्त आपको या हर दिन आपको वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से लेकर के चल पाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि एक रेस लगी हुई है। हर दिन आप सोचिए कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको अपने जो है वो अपना टाइम बचाना होगा। अब जो जितना टाइम आप दे सकते हैं ना उतने टाइम को अगर आप अच्छे से रेगुलेट कर लेते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर अगर आप ये करते हैं कि नहीं, 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया और फिर उसके बाद 1 दिन फिर आप सोए रहे, तो आप जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है वो लेज़ी बन करके रहना है या फिर आपको एक्टिव बन करके खुद को जो है वो मोटिवेट करना होगा और आगे चल के बढ़ना है। तो ये डिसीज़न जो है वो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। आपको बस ये देखना है कि आपके गोल से बड़ा क्या आपका ये आराम है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। बात करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की। तो हमारा पहला सवाल है कि विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM 2.5 एमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ एज पर HEI's रीसेंट रिपोर्ट। तो कौन सी सिटी है? देखिए, इसके ऑप्शन है हमारे पास ढाका, वाराणसी, न्यू दिल्ली या फिर कोलंबो। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस 2022? पुणे, विशाखापट्टनम, न्यू दिल्ली या मैसूरू। तो बेसिकली आपने क्या करना है, देखिए ये जो मैं सवाल पूछ रही हूँ इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपने देने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर्स दें, मैं सारे कमेंट्स जो है वो डेली बेसिस पर पढ़ती हूँ। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी सिटीज़ हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सफाई मित्रा सुरक्षित शहर एज ऑफ अगस्त 2022? 100, 250, 500 और 750। तो कमेंट बॉक्स में इन सवालों के आंसर्स ज़रूर दें। और इसके अलावा अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो है वो वीडियो के एंड में इन सवालों के आंसर्स देती हूँ। पहला हमारा आर्टिकल है कि चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर टाइज। अब एक चीज़ समझिए, कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमारे जो मिस्टर जयशंकर जी हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो डिफ़िकल्ट फेज से जूझ रहे हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें एशियन सेंचुरी को लाना है तो हमें क्या करना होगा, चाइना के साथ में अच्छे रिलेशंस को लेकर के आना होगा, पर वो तो अभी डिफ़िकल्ट फेज़ में चल रहे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई थी। पर अब चाइना का क्या इस पर रिस्पॉन्स है कि बोले अगर आपको टाइज को रिस्टोर करना है तो आपको सेम डायरेक्शन में वर्क करना होगा, ठीक। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। वही मिस्टर जयशंकर जी की जो स्पीच है उसके बारे में बताया गया और क्वाड के बारे में बताया गया। आप देखिए कि अगर हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ से, हम क्वाड का मेंबर हैं। चलिए ये बता दीजिए कि क्वाड की जो है वो फॉर्मेशन कब हुई, ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, ओके। ये चीज़ कितने यानी कौन कौन से इसमें मेंबर्स हैं, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप ये चीज़ समझिए, एक तरफ हम क्वाड की बात करते हैं, एक तरफ हम ब्रिक्स की बात करते हैं या SCO की बात करते हैं। तो
यहाँ पर एम्बिग्विटी आ जाती है कि इंडिया चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है कि नहीं। बॉर्डर सिचुएशन की जब बात आती है तो हम क्वाड के मेंबर बन जाते हैं और क्वाड का जो है वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ है ना। तो उस सब चीज़ों की यहाँ पर बात करें तो ये जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो हम डिफरेंट लाइंस के ऊपर चलते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। जैसे चाइना जो है वो बार बार JNK के लिए हमें क्वेश्चन करता है, वैसे हम जो है वो ताइवान के लिए क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। बोले चाइना एंड इंडिया आर टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, टू एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड टू बिग नेबर्स। ये तो बात बिल्कुल सच है। अब बोले कि अभी यहाँ पर बहुत से हमारे कॉमन इंटरेस्ट निकल कर के आ सकते हैं और डिफरेंसेस भी निकल के आ सकते हैं, पर डिफरेंसेस से ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट का निकलना जग जाहिर है कि वो निकल सकते हैं। तो बोला कि दोनों साइड को यहाँ पर सोचना होगा अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर और उसको रीइंफोर्स करना है कि हम एक दूसरे का कैसे बेटरमेंट कर सकें। ये सब चीज़ों की बात की गई। अब बोले कि जो भी इंडियन साइड से जो है क्या कर सकते हैं हम, वी कैन वर्क विद चाइना इन सेम डायरेक्शन टू फॉलो थ्रू द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आवर लीडर्स एंड बीइंग ईच अदर्स कोऑपरेटिव पार्टनर बन सकते हैं, एक दूसरे को थ्रेट के कॉज ना बने और हम क्या करें, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के द्वारा आगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बढ़ाएं। तो ये बहुत ही स्टडी प्रोसेस रहेगा, स्टडी डेवलपमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है। तो मिस्टर जयशंकर ने ये सब चीज़ें बोली थी कि जो भी करंट डिफ़िकल्टीज़ चाइना के साथ में बॉर्डर पर हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें हमने जब चाइना को बोला चाइना की विलिंगनेस क्या है, रिज्यूम टॉक्स ऑन द कंप्लीट एंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बॉर्डर के ऊपर आप क्या बोलते हो। तो मिस्टर वांग ने यहाँ पर ये बोला था कि मैं उस बात पर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि चाइना और इंडिया जो है वो स्मूथ कम्युनिकेशन को यहाँ पर मेंटेन करें बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर। तो ये बात जो है वो यहाँ से निकल करके आई थी। तो जो भी LAC या आपके डैम चौक या फिर गलवान वैली में जो भी हमारे क्रैशेस देखने को मिले उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बोल रहे हैं कि गिव आधार डिटेल्स ऑफ 12 बांग्लादेशी नेशनल्स। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हमारे लिए बन जाती है। एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, वो जो है वो इंडिया में आ जाते हैं और उन्हें आधार कार्ड जो है वो UIDAI के द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जिसके बेसिस पर आपने इनको आधार दिया। तो NIA ने जो है वो इनसे इसका जवाब मांगा, है ना, इनसे जवाब मांगा कि कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट करवाए कि इन्हें आधार कार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये जो है वो एक्यूज्ड है, रेप के एक्यूज्ड है। तो बेसिकली क्या बोला, NIA ने इनसे सवाल किया जब, तब इन्होंने बोला कि हमारी क्या है, हमारी जो है वो पॉलिसी है कि हम इससे रिवील नहीं कर सकते हैं। तो फिर कर्नाटका हाई कोर्ट के पास में NIA गया और पूरा इशू जो है वो वहाँ पर चला गया। तो NIA ने जो है वो कोर्ट को अप्रोच किया है क्योंकि UIDAI ने डिक्लाइन कर दिया है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्योंकि इनका जो सेक्शन 33 है वो मैंडेट करता है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की जब भी बात आएगी तो उसे रिवील नहीं करना है। पर ये तब कर सकता है जब आपके पास में कोई जज कोर्ट का या फिर आपका हाई कोर्ट का जो जज है वो यहाँ पर इनको बोल ना दे कि आप हैंड ओवर कर दो डॉक्यूमेंट्स को, तब तक नहीं कर सकता। तो अभी NIA ने जो है वो इसको कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या इसमें न्यूज़ आपकी निकल के आती है। पर देखिए एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है। हम कल रोहिंग्या वाला जो इशू है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इससे रिसोर्सेस का जो है वो इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है। रिसोर्सेस जो है वो इस तरह से, और आप एक चीज़ समझिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे तो कल को टेररिस्ट आकर के वो भी जा कर के जो है वो ले सकते हैं आधार कार्ड, बड़े आराम से ले सकते हैं, है ना। तो आधार कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कहीं पर भी जब शिनाख्त होती है किसी भी पर्सन की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स है, इसमें सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें भी निकल के आती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिव इशू है ये, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की रही। बाकी कोई फर्दर आपकी निकल के आती हैं कोई भी यहाँ पर
डेवलपमेंट होती है कुछ, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो बेसिकली गैंग रेप अक्यूज़ हैं ये बांग्लादेशीज जो 12 हैं, और इनके बारे में ये सब चीज़ें जो है वो निकल के है कि इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया जब ये बांग्लादेशी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला नो कंपल्शन टू हियर, मतलब आप एक चीज़ देखिए कि आधार एक्ट 2016 जब निकल के आया था तो बोला ओनली मैंडेट द कोर्ट टू हियर द उडाई बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, की उसी टाइम समय प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं करवा देगी वो। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर इनके पास में ये जा चुके हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। बेसिकली यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बिल्किंस बानो केस की बात कर रहे हैं। ये बिल्किंस बानो केस है क्या? ठीक, तो बेसिकली 2002 में क्या होता है, 2002 में बिल्किंस बानो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट शी वाज गैंग रेप्ड एंड उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी मार दिया गया था। तो जिन लोगों ने ये काम किया था, अभी 2008 में जो उनको उम्र कैद जो है वो मिली थी, उम्र कैद मिली थी, अभी जो है वो उनको उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया है, तो उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। तो बोल रहे हैं कि जो भी 11 मैन थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी 2008 में, जिन्होंने गैंग रेप किया था बिल्किस बानो का एंड मर्डर कर दिया था उनकी फैमिली का 2002 में, उनको रिलीज़ कर दिया गया गुजरात जेल से। बोले कि स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने उन्हें सेंटेंस किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2018 में, और उनका ये जो रिलीज़ है ये अनजस्ट दिखाता है हमारे इस जस्टिस सिस्टम का, कि जो उन्होंने जस्टिस दिया था उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत हीनियस क्राइम है ये, गैंग रेप, ऊपर से फैमिली मेम्बर्स को भी मार दिया गया। तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आते हैं। रेमिशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो गुजरात का जो करंट रेमिशन पॉलिसी है, ठीक है, जो 2014 में जिसे अडॉप्ट किया गया था, बोला अगर यहाँ पर कोई कन्विक्टेड ऑफ रेप है वो इन एलिजिबल फॉर प्री मेच्योर रिलीज है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि अगर ऐसा पर्सन है कि उसको जो रिमिशन पॉलिसी जो 1992 की उसको गवर्न किया जाएगा। जैसे बोला कि अगर कोई ऐसा पर्सन निकल के आता है जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कोई कैदी होता है, तो उसकी सज़ा को माफ़ भी किया जा सकता है 14 साल पूरे होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया। अब बोला कि कन्विक्शन डिड नॉट एक्सक्लूड दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रेमिशन, कि उसको ये एक्सक्लूड नहीं करता है conviction. अब बोला इट इज़ इनजस्टिस इन दिस केस टू बी लोकेटेड इन द फैक्ट दैट 1992 पॉलिसी allowed remissions टू द कैटेगरी ऑफ offenders, कि उन्होंने तो अलाउ कर दिया ऐसे तो। ठीक है, बोला कि ये जो जस्टिस है ये डिमांड करता है कि सर्टेन कैटेगरीज के जो ऑफेंडर्स होते हैं उन्हें इनएलिजिबल कर दिया जाए। बोले बिफोर वी गेट टू दोज क्वेश्चन हमें यहाँ पर समझना होगा कि है क्या सिस्टम। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पर देखने को मिलता है कि अच्छी एक्टिविटीज़ करता है, सही से बिहेव करता है, तो उससे जो है वो रिमिशन मिल सकता है। ठीक है, उम्र कैद की सज़ा उसकी माफ़ हो सकती है। बोला इफ़ प्रिजनर्स अर्न 2 years ऑफ रिमिशन and a court has sentenced them for 10 years, they can leave prison effectively after 8 years, कि 8 साल के बाद वो जेल छोड़ सकते हैं अगर उन्हें 2 साल का रिमिशन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये कब से निकल गया? तो प्रिजन्स एक्ट 1894 में निकल के आया था। अब ये रूल्स जो है द रूल्स डेवलप्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स, प्रिजन ऑफ द स्टेट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, बोला कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो CRPC का है उसमें क्या बोला है, उसमें ये बोला कि उसको मिनिमम 14 years तो जेल एक्चुअल में मिलनी चाहिए, उसके बाद ही उसको रिमिशन मिलना चाहिए। अगर हमें उसे रिलीज़ भी करना है तो 14 साल की सज़ा तो आप कम से कम दो, ये चीज़ निकल के आई थी। अब बोला बिसाइड दिस जो स्टेट गवर्नमेंट है दे हैव डेवलप्ड प्री मेच्योर रिलीज़, फिर भी दे रहे हैं। तो जो ये जो पावर है गवर्नर की उसके अंडर ये डाल देते हैं। किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल आपको देखिए याद रखना है, आर्टिकल 161 के तहत जो गवर्नर है वो रिमिशन दे सकता है, अगर 14 साल से पहले भी देना हो तब भी। तो बोला ये जो पावर्स है नॉट गवर्न बाय CRPC, CRPC नहीं देखता इनको, जो मिनिमम 14 years का एक क्लॉज यहाँ पर डाला गया है। बोला बट इन केस द टर्म इम्प्रिजनमेंट ऑफ 11 men was more than 15 years then before the calculation of 14 years is irrelevant। अगर 15 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो फिर हम ये कैलकुलेशन ही इररेलेवेंट है। बोला अ राइट, बोला व्हाइन अनडाउटली क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट
एंड रिफॉर्मेशन नीड टू बी इंडिविजुअलाइज, उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मीनिंगफुल हमें क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। जो भी ऑफेंस बेस एक्सक्लूजन्स होते हैं वो सब चीज़ें हमें देख करके चलना चाहिए। तो बोला कि रेमिशन जो है दैट इज़ बोर्न आउट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव प्रिजन ऑपरेटिव इन द रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटिव स्पेसेस, कि अगर कोई रिफॉर्म मतलब हमें रिफॉर्म की तरफ को जाना है ना, रिहेबिलिट करना होता है हमें लोगों को, हमें सिर्फ प्यूनिटिव एक्शंस नहीं लेने हैं, देखिए सिर्फ सज़ा ही नहीं देनी है, अगर कोई सुधरता है तो उसे सुधरने का मौका भी देना है, ये भी तो एक राइट है। तो बोल रहे हैं कि जो भी ब्रॉडर पोजीशन है रेमिशन की, दैट कैन नॉट सेटल द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस इन दिस केस, कि ये जो भी चीज़ें वो इस जस्टिस को कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें निकल कर कि या इनजस्टिस की बात हो रही है कि ये इनजस्टिस है। ठीक है, तो जो भी 2014 के अंडर जो यहाँ पर पॉलिसी के अंडर निकल के आया, ठीक है, जो भी कार्डिनल रूल है जस्टिस का, उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा सब चीज़ों को। बोल रहे हैं कि सर्वाइवर्स एंड चैलेंजेस, ठीक, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें देयर इज़ मच टू वरी अबाउट लेजिस्लेचर, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जुडिशरी जो है वो हार्श हो सकती है, ठीक है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, सेक्सुअल वायलेंस के लिए, तो वो सब चीज़ें आपकी निकल के आ सकती, जब ग्रेव कंसर्न्स की बात करते हैं तब। तो बोल रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिंग द चैलेंजेस ऑफ रेप सर्वाइवर्स फेस इन फिलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट्स एंड नेविगेटिंग द जस्टिस सिस्टम, उसको भी हमें देखने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो बिल्किंस बानो के केस में ये जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब 15 साल तो यहाँ पर जो है वो हो चुके हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये इनजस्टिस की बात कर रहे हैं कि ये मतलब एक तरह से सही बात नहीं है कि आपने उस तरह से इनको आज़ाद कर दिया और वो सब चीज़ें आपकी निकल के आई। नेक्स्ट हो रहा है एंड दिस एसिमेट्रिकल कन्फ्लिक्ट ओवर फ्रीबीज। अब देखिए फ्रीबीज ना बहुत टाइम से आपका न्यूज़ में है और ये काफ़ी समय तक आई थिंक रहेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि एंड ऑफ दिस एसिमेट्रिकल कन्फ्लिक्ट ओवर फ्रीबीज, यानी कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए, बोला कि मूव टू स्टडी द इशू कुड इम्पैक्ट द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स एंड आइडिया ऑफ इंडिया। मैं देखिए आपको सिंपल वर्ड्स में इस आर्टिकल को समझाती हूँ, क्योंकि क्या फ्रीबीज है, क्या सिस्टम है, हम ये सब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज़ों को की जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फ्रीबीज़ हैं वो फिर से आपकी जो निकल के आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो ये जो याचिका गई, उन्होंने रिकमेंड किया, एक्सपर्ट की एक कमेटी बिठाई और वो सब चीज़ों को लेकर के चले। ठीक है, तो आरबीआई हो गया, नीति आयोग हो गया, ये यूनियन स्टेट्स गवर्नमेंट्स हो गई या फाइनेंस कमीशंस हो गए, उन्होंने मिलकर के जो है वो यहाँ पर चीज़ों को देखा। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, अगर फ्रीबीज़ को क्रिटिसाइज़ करना हो ना कम्प्लीटली, तो क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। अगर फ्रीबीज़ के फेवर में बातें बतानी हो तो फेवर में भी बातें बताई जा सकती हैं, बट फिर भी हमें एक ऐसी अप्रोच लेकर के आनी है कि देखो अगर हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसको बंद ही कर देते हैं, बैन कर देते हैं मान लीजिए से, तो उस सेक्शन का क्या, जो सेक्शन हमारा जिसको वेलफेयर की ज़रूरत है, जिसको गवर्नमेंट की एड की ज़रूरत है, उस सेक्शन का क्या। तो बोला है ऑन टिकल डाउन इकोनॉमीज़। अगर हम वैसे देखें कि नहीं ठीक है भाई, कुछ हद तक गलत भी है, जहाँ पर देखिए जो नहीं कर सकता है उसका क्या, फिर मान लीजिए एजुकेशन है या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी आप उसको भी फ्री दे रहे हैं जो पे कर सकता है, तो उसके लिए तो वो फ्री भी मतलब फ्री है, पर इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है जो पे नहीं कर सकता है, तो सोचिए उस घर में एजुकेशन का बढ़ावा नहीं हो रहा है क्या, क्या उस घर में उसका वेलफेयर नहीं हो रहा है क्या, है ना। तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के जहाँ पर जो है वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बोले ऑन टिकल डाउन इकोनॉमीज़, बोले फेमस जो आपका रीजन टैक्स कट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमीज, देयर वाज अ मैक्सिमम कट गिवन टू हायर इनकम अर्नर्स and corporations in expectations that any benefit provided to the top would trickle down the poor from the job creation, higher output, infrastructure हो गया, trickle down the yielded positive result और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली आप एक चीज़ समझिए कि हम यहाँ पर जो है वो किस सेक्शन को दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप कोऑपरेटिव सेक्टर को ऐसे सेक्शन को दे रहे हैं जो कि खुद पे कर सकते हैं,
तो वो सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। हमें उन सेक्शन का सोचना चाहिए जो नहीं कर सकते। बोले इंडिया न्यू लिबरल स्कीम्स ऑफ पोस्ट 1990 सच एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए आपके, ठीक है, या ये सब चीज़ें निकल के आई। तो ये आपके वेयर इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडेज मिलते थे, या सब्सिडाइज पावर, या वेवियर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी हो गया, या ऐसी सब चीज़ें। तो बेसिकली इसने कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में कट डाउन किया था। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में देखे तो बोला द टॉप 1% ऑफ इंडिया हेल्ड 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। 1% के पास में 22% है, ठीक है, और 10% के पास में 57% है। अब सोचिए कि कितना यहाँ पर एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनकम लेवल में कितना यहाँ पर जो है वो एक तरह से लोगों के बीच में भेदभाव है। कोविड-19 के आने से वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो उन लोगों की बात कीजिए आप कि जो लोग जो है वो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं चीज़ों को, उनको हमने किस तरह से प्रोवाइड करवाना है। तो वैसे यहाँ पर भी टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है वो स्लैश हो चुके 30% to 18%, इनडायरेक्ट टैक्सेस गोन अप फ्रॉम मैनीफोल्ड एंड बिटवीन 2014 to 21, ठीक है, जो भी फूड, राइस, मिल्क और वो सब चीज़ों से लिया, ठीक। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें, आप सोचिए बाकी सब बातें तो ठीक है, पर गोल्ड चेन देना कहाँ तक सही है? एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आई। तो गोल्ड चेन देना मतलब आप सोचिए कि इससे इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। जो भी लैपटॉप्स देने हैं, टेलीविज़न, कलर टीवी देना है, मिक्सर ग्राइंडर देना है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो वोट बैंक की तरह ही मत देखिए चीज़ों को, एक बीच से अप्रोच लेकर के आइए। देखो हाँ, ना हम इसको कम्प्लीटली क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना हम कम्प्लीटली इसके फेवर में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो एक मिड पाथ, बुद्धा वाला पाथ जो है वो निकाल करके चलना होगा, कि देखना होगा कि हमें क्या चीज़, किस सेक्शन को फोकस करना है, वो चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। तो रीजन स्पेसिफिक स्टेप्स यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं, ठीक, कि किन सेक्शन को हमें प्रमोट करना है, पावर करना है, वो हमें सोचना है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी सेंट्रल कमेटी है सुप्रीम कोर्ट को, उसको देखना पड़ेगा और वो सब चीज़ों को लेकर के आना पड़ेगा, या आइडिया ऑफ इंडिया क्या है इसमें, वो सब चीज़ों की बात हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बोले फ्रॉम डार्कनेस टू सोलर पावर्ड लाइट। बेसिकली त्रिपुरा, यानी आप त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं, तो इसके खोवाई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या हुआ है, सोलर पावर लगाने की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए कि हाँ, तो क्या बोल रहा है कि साखीपारा इन त्रिपुरा's खोवाई डिस्ट्रिक्ट इज़ अबाउट 19 किलोमीटर ईस्ट टू अगरतला, और ये यहाँ पर जो है वो रिंग्स रहते हैं, और ये कौन है, जो 19 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके अंडर जो है वो ये आते हैं, ठीक है। तो इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, ओके। तो 2016 के सर्वे के अनुसार इनकी पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मेन बात करते हैं हम कि क्या इनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इनको देखिए फ़ायदा क्या हुआ। एक तो इरिगेशन में बहुत फ़ायदा मिला, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन में फ़ायदा मिला है देखने को, ठीक है। तीसरा वुमेन का भी एम्पावरमेंट हो रहा है, क्योंकि उनके पास में समय बचता है और वो बढ़िया से अपनी लाइफ को जो है वो समय दे पाती हैं, या और सब चीज़ों में समय लगा पाती हैं। तो ये सब जो है वो मोटे तौर पर इनको फ़ायदे पहुँचे हैं, या इकोनॉमिक जो है वो इनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ओके। तो ये सब जो है वो बेनिफिट यहाँ पर सोलर पावर के लगाने से यहाँ पर इन ट्राइबल डिवीज़न को पहुँचे हैं। ये चीज़ आपने थोड़ा बहुत इसको ध्यान में देना है। नेक्स्ट है पीपल इन ताइवान डू नॉट वांट टू बी ट्रीटेड एज पॉन इन अ ग्रेट पावर्स गेम। तो बेसिकली उसी तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो ताइवान का इशू क्या चल रहा है, होप आप सबको पता ही होगा। ये नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है उससे जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा एक जेन्युइन ट्रिगर पॉइंट जो है वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। तो बोल रहे हैं कि
अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे कि ताइवान का क्वेश्चन है, एज एन इंटरनेशनल स्पॉटलाइट फॉलो चाइनाज अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो निकल के आती हैं। तो यहाँ पे यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बोल रहे हैं कि 25 साल में जो है वो यहाँ पर ये विजिट करती हैं, पहली बार हाई प्रोफाइल से कोई आया है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि ताइवान ने जो है वो एमर्ज कर लिया है कि फ्लैश पॉइंट ऑलरेडी टेंस यूएस चाइना टाइज में और ज़्यादा ये एक निकल के आ रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल रही है कि आप देखिए कि ताइवान जो है वो किस तरह से अपने 23 मिलियन लोगों को यहाँ पर जो है वो लेकर के चलता है बढ़िया करके, क्योंकि चाइना के साथ में वॉर में वो कहीं ना कहीं जो है वो सब बातें निकल गए। तो बोले कि ताइवान जो है वो ताइवानीज प्रैग्मेटिक हैं और वो वॉर नहीं चाहते हैं, ठीक है, और वो बस अपने स्टेटस को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो बोल रहे कि क्या यहाँ पर जनरल रिएक्शन है ताइवान का, हमें इस विजिट के बाद में उसके बारे में क्या आंसर दिया है। बोला है कि ताइवानीज जो है वो अंडरस्टैंडेबली नर्वस हैं थोड़े से एंड कंसर्न्ड भी हैं, एंड मोस्ट हैव रिमेन काम एंड कलेक्टेड ड्यूरिंग चाइनाज मिलिट्री एक्सरसाइज के वो काम है, ओके और अभी भी वो जो है वो अपनी डेली लाइफ को कैरी आउट कर रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पीपल ऑफ ताइवान आर क्वाइट यूज टू द चाइनाज हॉस्टिलिटी, कि वो उससे कहीं ना कहीं यूज टू हो चुके हैं, उनको आदी हो चुके हैं इन सब चीज़ों के, कि ये मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह तो करते ही रहते हैं। तो ताइवानीज जो गवर्नमेंट है, ताइवान गवर्नमेंट जो है वो भी प्रिपेयर कर रही है अगर यहाँ पर सिविलियंस को अगर कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बन करके आता है। वो रहे कि यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म हुआ नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है उनका, तो ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ओनली सिंबलिज्म ऑफ अल्टीमेटली लेफ्ट ताइवान विद अ मोर एडवर्स स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट, ठीक। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो भी ताइवान में ऐसे देखने को मिला है, ठीक, तो बोल रहे हैं कि जो सिंबलिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है, तो बोलेगी इस डिप्लोमेसी में यहाँ पर जो पावर सिंबल की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि यूएस कांग्रेस की सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी पेलोसी की जो विजिट है वो चेंज कर रही है, ये एडवर्स स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट को लेकर के आ रही है, और वो ताइवान जो है वो उसको ऑलरेडी कन्फ्रंट जिसको कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि कई सारे कलीग्स जो है उनके साथ में इन्होंने जो है वो बात किया और वो सब चीज़ों के बारे में बताया। तो ये निकल के आता है कि चाइना की जो ताइवान पॉलिसी है वो फिर भी बहुत ही ट्रेंडिंग है टुवर्ड्स मोर हॉस्टिलिटी इन 2016 से जो है वो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो जो भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है आपकी वो इसको देख रही है, तो करंट जो आपकी आगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, यानी कि ऐसे ही ये मिलिट्री पहले भी एक्सरसाइजेज वगैरह यहाँ पर कंडक्ट करवाते रहते थे, ड्रिल्स वगैरह करते रहते थे। तो ताइवान इसको किस तरह से देखते हैं कि जो तो ताइवान स्टेट है, ठीक है, या क्रॉस स्टेट रिलेशन है, उनको किस तरह से देखते हैं। तो बस ये इसका कहना इतना है कि हम अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं एंड वी आर प्रैग्मेटिक, और हम वॉर नहीं चाहते, तो बस अपने स्टेटस को हम इंडेफिनिटली तक रखना चाहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो हांगकांग है, ठीक है, तो उनके साथ में भी सेम चीज़ें कहीं ना कहीं हुई थी, ठीक है। तो वैसे ही ताइवान को भी ये बोलते हैं, बट वो सब चीज़ें चलती हैं। तो बोल के मेंटेन करना चाहते हैं हम अपने स्टेटस को हम अपनी सोवरेनिटी किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ताइवानीज़ जो भी आइडेंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो खुद यानी अपने डेमोक्रेटिक वे में या कंसिडरेबल इम्प्लीकेशंस को देख रही है, एंड क्रॉस स्टेट रिलेशन को भी उसी तरह से देख रही है, ठीक है। तो ताइवान जो है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर जो वाटर जो भी ट्रेड वगैरह जो चल रहा है या उस सब चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो ये अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करके चलना चाहते हैं। मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पावर्स के बीच में जैसे कॉन्स की तरह इनको जो है वो ट्रीट किया जाए, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आंसर्स की बारी आ चुकी है। तो पहला सवाल था कि विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन PM 2.5 अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी,
कॉन्फ्रेंस, तो इसका भी आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी सिटीज़ हैव रिसेंटली डिक्लेयर देमसेल्फ सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, तो कितनी सिटीज़ ने इसको डिक्लेयर किया है, आंसर है 500। आई होप आपको आज का आर्टिकल जो है वो पूरा न्यूज़पेपर का डिस्कशन समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, प्लस फीडबैक भी अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो कितना समझ में आ रहा है। बाकी जितने भी सवाल होते हैं उनके आंसर्स ज़रूर दिया करें। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कर ले, तभी आपको जो है वो नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर वीडियो की आएगी। थैंक यू।